आज हम किसके बारे में देखेंगे? सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का इतिहास। क्योंकि देखिए प्राचीन काल के अधिकांश हिस्सों में हम लोग के पास लिखित साक्ष्य नहीं रहा है। जैसे आप देखिएगा पाषाण काल में लिखित साक्ष्य नहीं रहा है, हड़प्पा काल में लिखित साक्ष्य रहा है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। वैदिक काल से आकर थोड़ा बहुत इतिहास हम लोग के लिए आसान रहा। तो फिर हम किस प्रकार से मानव के बारे में जान पाए, उनके जीवन के बारे में जान पाए। ठीक है, तो यही देखते हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का स्रोत। सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है, इससे मेंस में भी पूछता है। प्राचीन इतिहास का स्रोत। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का दो प्रमुख स्रोत, सोर्स जो है यह दो प्रमुख स्रोत। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो होता है ये हमारा लिटरेरी सोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत तो पूछ देगा प्राचीन इतिहास का कौन कौन स्रोत है। तो प्राचीन इतिहास का दो स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया और दूसरा क्या होता है? साहित्यिक स्रोत होता है। अब एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में देखेंगे? आपको लिटरेरी सोर्स के बारे में देखेंगे। तो पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। पहले जान ले आर्कियोलॉजी होता क्या है। पहला हम लोग जान लेते हैं कि आर्कियोलॉजी है क्या। तो देखिए अतीत में, पास्ट में मानव के द्वारा बहुत सारे मटेरियल्स का, बहुत सारे पदार्थों का उपयोग किया गया। उन पदार्थों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। कि अतीत में, पास्ट में मानव के द्वारा जिन पदार्थों का उपयोग किया गया उन पदार्थों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो इसके बारे में लिखाते हैं। अगर हिंदी में लिख रहे होंगे तो सुन के लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो देख के लिख लेंगे। तो लिखिएगा अतीत में मानव के द्वारा उपयोग किए गए, अतीत में मानव के द्वारा उपयोग किए गए पदार्थों के अध्ययन को, अतीत में मानव के द्वारा उपयोग किए गए पदार्थों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अतीत में मानव के द्वारा उपयोग किए गए पदार्थों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। तथा ऐसे पदार्थों को, तथा ऐसे पदार्थों को पुरातत्व सामग्री, तथा ऐसे पदार्थों को पुरातत्व सामग्री कहा जाता है या आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए बर्तन मिला उस समय, कि उस समय के आदि मानव बर्तन कैसा उपयोग करते थे, तो बर्तन किस में आ जाएगा? आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में। कोई औजार उपयोग करते थे तो औजार किस
में आ जाएगा, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में आ जाएगा। मान लीजिए कोई स्मारक भी बना गए, कोई फोर्ट बना गए, या कोई क्या कहते हैं स्तंभ खड़ा करके चले गए, कोई निशानी में गार्डन बना के चले गए, ये सब भी किस में आ जाएगा, आर्कियोलॉजी में आ जाएगा, क्योंकि इन सब का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, ये सब मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरातात्विक सामग्री को हम 3 वर्गों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जिसको कलाकृति कहते हैं। कला कृति, हिंदी स्पेलिंग में कुछ इधर उधर हो जाए तो माफी चाहते हैं भाई। दूसरा आपका होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जिसको क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। और तीसरा जो कैटेगरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि स्मारक के नाम से जानते हैं। तो हम क्या बताएं कि जो अतीत में मानव के द्वारा जिन पदार्थों का उपयोग किया गया, उनको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स कहते हैं। इसको भी हम 3 कैटेगरीज में बांटे, एक आर्टिफैक्ट्स, दूसरा इंस्क्रिप्शन, और तीसरा क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स होता है। तो पहला हमारा क्या है, आर्टिफैक्ट्स। पहला हमारा क्या है, आर्टिफैक्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कलाकृति के नाम से जानते हैं। देखिए आर्टिफैक्ट्स क्या है, हम लोग भी दैनिक उपयोग में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बर्तन का उपयोग करते हैं, चूल्हा का उपयोग करते हैं, औजार का उपयोग करते हैं। आजकल तो डेली यूज में ढेरों सामग्री का उपयोग हो रहा है। हम देखिए दिन रात इस पेन का उपयोग करते हैं, लाइट का उपयोग कर रहे हैं, फैन का उपयोग कर रहे हैं, एसी का उपयोग कर रहे हैं, बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप पेन, पेपर, डायरी सब का उपयोग करते होंगे। उसी प्रकार से प्राचीन में काल में, अतीत में मानव भी अपने दैनिक उपयोग के लिए, डेली यूज के लिए कुछ वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। तो दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली जो भी वस्तु है, उनको किसमें रखा जाता है, कलाकृति में रखा जाता है। मानव अपने दैनिक उपयोग के लिए इनका निर्माण किए, जैसे वो बर्तन बनाए, जैसे वो औजार बनाए, जिसको वो हथियार बनाए, सिक्का बनाए, ये सब किसमें आ जाएगा, कलाकृति में आ जाएगा। अब भोजन करना है तो वह मिट्टी का बर्तन बना लिए। अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, दैनिक उपयोग के लिए टूल्स बना लिए, औजार बना लिए, शिकार करने के लिए हथियार बना लिए, वेपन्स बना लिए। राजा महाराजा आए तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिक्का जारी किए। तो ये सभी सामग्री किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि ऑल दोज मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर द डेली लाइफ, दैनिक जीवन के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता था, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत रखेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा मनुष्य के द्वारा दैनिक उपयोग के लिए, मनुष्य के द्वारा दैनिक उपयोग के लिए अतीत में, मनुष्य के द्वारा दैनिक उपयोग के लिए अतीत में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को, उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को कलाकृति कहा जाता है। मनुष्य के द्वारा दैनिक उपयोग के लिए अतीत में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को कलाकृति कहा जाता है। तो कलाकृति में क्या क्या आ गया, आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या आ गया। तो पहला वे लोग किस चीज का उपयोग करते थे, तो भाई टूल्स, औजार का उपयोग की। उसके बाद आपको पॉट, बर्तन का उपयोग की।
इसके बाद देखिएगा वेपन्स, हथियार का भी उपयोग किए, हथियार का भी उपयोग किए। देखिएगा क्वाइन, सिक्का, इसका भी उपयोग किए। इन सभी का ये क्या किए हैं, उपयोग किए। तो आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, औजार आ जाएगा, बर्तन आ जाएगा, हथियार आ जाएगा और सिक्का आ जाएगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सिक्का कैसे, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला टूल्स देखते हैं, औजार देखते हैं। तो देखिए औजार जो है यह अलग अलग पदार्थों का बना होता था। आरंभिक दौर में मानव क्या किए, पत्थर का उपयोग किए, किस चीज के लिए, औजार के रूप में। शुरुआती दौर में शिकार करना होता था तो बड़ा पत्थर उठाते थे और जानवर पर पटक देते थे, जानवर मर जाता था। बाद में चलकर उसी पत्थर को वह क्या करके घिस घिस कर कोनिकल बनाने लगे, छोटा बनाने लगे और क्या करते थे, जानवर को इस प्रकार से पियर्स कर देते थे, भोंक देते थे और जानवर मर जाता था। तो शुरुआती दौर में बड़े चट्टानों का उपयोग आपको शिकार के लिए करते थे, बाद में छोटे और नुकीले चट्टान का उपयोग शिकार के लिए करने लगे। आज भी हम लोग को कुत्ता घेर ले तो सबसे पहला हम लोग पत्थर ही खोजते हैं कुत्ता को मारने के लिए, क्योंकि हम भी तो मनुष्य ही हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं आदि मानव वाला तो जागृत हो ही जाता है। तो सबसे पहले जो मानव औजार का उपयोग किया वो पत्थर का औजार था। तो वैसा काल जिसके दौरान मनुष्य जो है वो पत्थर के औजार का उपयोग किया उसको पाषाण काल कहा गया, या उसको हम लिथिक एज कहते हैं। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, या लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर। तो शुरुआती दौर में जो औजार उपयोग किया गया वह औजार किसका था, प्रस्तर का था। देखिए पत्थर को प्रस्तर भी लिख देगा आपको, प्रस्तर का था या पत्थर का था। तो वैसा काल जिसके दौरान पत्थर का औजार उपयोग किया गया उसको क्या कहा गया, इसको पाषाण काल कहा गया, इसको पाषाण काल कहा गया, या इसी को इंग्लिश में क्या कहे हम लोग, लिथिक एज के नाम से जाने। तो पूछ देगा पाषाण काल क्या है, तो वैसा काल, वैसा पीरियड जिसके दौरान मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। बाद में क्या हुआ, तांबा का खोज हुआ। कैसे ये लोग खोज कर लिए, तो बाद में जब इनका बुद्धि विकसित होने लगा तो चट्टान को आग में पका पका कर और उसको और नुकीला बनाते थे घिस घिस कर। एक बार इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कि कॉपर का, तांबा का ओर पड़ा हो, वो भी तो पत्थर की तरह ही दिखता है, उसको वो आग में डाल दिया हो पत्थर समझ के और वो पिघल के एकदम नुकीला हो गया हो। तो मनुष्य सोचा अरे भाई ये किस प्रकार का पत्थर है जिसमें ज्यादा धार है, ज्यादा आपको क्या है, शक्ति है। तब वहां से लोग कॉपर क्या हुआ, ढूंढे, क्योंकि वो पत्थर सबको ला के आग पे गर्म करके उसको घिसते थे ताकि चमकदार बन सके, नुकीला बन सके। उसी क्रम में हुआ होगा कि लोग कॉपर के ओर को गर्म कर दिए होंगे और जहां कॉपर का ओर, कॉपर का अयस्क आगे के संपर्क में आया होगा वो तांबा में बदल गया होगा। उस समय से लोग तांबा का भी उपयोग करने लगे। तो मानव जीवन में एक ऐसा भी काल आया जो लोग पत्थर के साथ साथ तांबा के भी औजार का उपयोग करने लगे। तो इसको क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। तो इसको क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल कहे। ताम्र पाषाण काल, इसको हम लोग कहते हैं कैल्को लिथिक एज। कैल्को मतलब आपको यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लिथिक मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तो तांबा के साथ साथ पत्थर के औजार भी उपयोग किया। बाद में मानव बहुत ज्यादा विकसित किया, तब कॉपर में टीन मिलाने लगा, तांबा में टीन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाने लगा, कांस्य बनाने लगा। तो अब ये लोग किस चीज का औजार या बर्तन बनाने लगे, कांस्य का उपयोग करने लगे, ब्रॉन्ज का उपयोग करने लगे। तो इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता
जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर कांस्य का ये लोग मूर्ति बनाते थे, प्रतिमा ज्यादा बनाते थे। जब हम आएंगे हड़प्पा सभ्यता में तो इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद तब जाकर आपको किसका उपयोग हुआ है, लोहा का। आयरन तब आया है जब भारत में आर्यंस सब जब भारत आए तब लोहा का उपयोग हुआ। तो जब लोहा का उपयोग होने लगा तो उसको लौह युग कहा गया, या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आयरन एज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में क्या होते चला गया, विकास होते चला गया। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे पहला धातु जो मानव के द्वारा उपयोग किया गया, तो सबसे पहला धातु जो है, मेटल जो है, वह कौन है बाबू, तांबा है। बहुत सारे बच्चे लोहा लगा देते हैं। अब पूछ देगा सबसे पहला मिश्र धातु अलॉय कौन सा है जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया। तो मिश्र धातु किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्र धातु। तो सबसे पहला मिश्र धातु हमारा कौन हो गया, तो ब्रॉन्ज हो गया। अगर पूछ दे दूसरा कोई धातु जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया, तो पहला तो उपयोग था तांबा, दूसरा टीन था, क्योंकि यह ब्रॉन्ज जो बनाया गया था ये किसको मिलाकर बनाया गया था, कॉपर और टीन को मिलाकर बनाया गया था। इसके बाद तब लोहा का खोज हुआ है। जब पढ़ाएंगे वैदिक काल में कि आर्यंस जब मध्य एशिया से भारत आए तो तीन चीजों से हम लोग को परिचित करवाए। एक तो घोड़ा के उपयोग से परिचित करवाएं, संस्कृत से परिचित करवाएं और लोहा से परिचित करवाएं। लोहा तो वो लोग क्या बोलते थे, श्याम अयस बोलते थे। श्याम मतलब काला, अयस मतलब ओर। तो भाई लोहा देखने में कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, तो उसको वो लोग क्या बोलते थे, श्याम अयस बोलते थे। तो उम्मीद करते हैं कि यह औजार वाला जो सेक्शन है इसको आप समझ पाए होंगे। अब दूसरा ये लोग किसका उपयोग करते थे, बर्तन का, कलाकृति के रूप में यह बर्तन का उपयोग करते थे। तो शुरुआती दौर में जो बर्तन बनाते थे, देखिएगा अनाज को स्टोर करने के लिए, तो अनाज को तो कहीं भंडारित कर दे, जमीन पे भी रख दे, गुफा में भी किनारे पर रख दे। तो मेन आपको यह पॉटरी का उपयोग हुआ लिक्विड को स्टोर करने में, द्रव को स्टोर करने में। अब दूध ही है तो दूध को आप कहाँ पर स्टोर कीजिएगा। अब ऐसा तो नहीं कि मिट्टी में दूध रख दीजिएगा या गुफा के किनारे में दूध रख दीजिएगा, सब बह के चला जाएगा। तो उसके लिए तो आपको पॉट होना चाहिए। तो मनुष्य जो है वह पॉट का, मिट्टी के बर्तन का कब से ये सोचने लगा कि भाई विकास होना चाहिए, जब उनको लिक्विड को स्टोर करने का नीड पता चला। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। मनुष्य को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, मनुष्य जो है आविष्कार करते चला गया। अभी तक ये लोग जो अनाज लाते थे, अनाज को यह कहीं भी भंडारित कर देते थे, लेकिन दूध को भंडारित करने की बात आई, पानी को भंडारित करने की बात आई, तब इनके मन में ख्याल आया कि भाई बर्तन तो बनाना है। तो शुरुआती दौर में जो ये बर्तन बनाए वह मिट्टी का बर्तन था। तो यह क्या था, मृद भांड। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं, मृद भांड के नाम से जानते हैं, या इसी को अर्देन पॉट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको हस्त निर्मित भी होता था, हाथ से भी बनाया जाता था, हैंडमेड भी होता था, हस्त निर्मित, या चाक से भी। बाद में चलकर तो ये लोग चाक पर भी बनाने लगे, पॉटर्स व्हील। बाद में चलकर या चाक पर भी मिट्टी के बर्तन को बनाने लगे। तो शुरुआती दौर में इनका मुख्य मकसद था कि भाई अनाज को भंडारित करो, द्रव को क्या करो, भंडारित करो। बाद में चलकर यह इस पर पॉलिश करने लगे। तो बाद में पॉलिश्ड पॉट आने लगा ताकि सुंदर दिखे। इसके लिए यह क्या किए, पॉलिश किया हुआ बर्तन का उपयोग किए, पॉलिशदार
बर्तन का उपयोग करने लगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। और खूबसूरत बनाने के लिए ये क्या किए कि इस प्रकार से बर्तन है, इस पर यह आकृति बनाने लगे, पत्ती बनाने लगे, फूल बनाने लगे ताकि और भी खूबसूरत हो जाए। तो इसके बाद और विकास हुआ तो यह डिजाइंड पॉट बनाने लगे, आकृति वाला। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे कि किस रंग से बनाते थे, किसका चित्र होता था। तो बर्तन में बेसिकली या किसका बनाते थे, मृद भांड, मिट्टी का बर्तन बनाते थे। शुरुआती दौर में तो ये मिट्टी का बर्तन हाथ से ही बनाते थे। बाद में चलकर यह चाक से, पॉटर्स व्हील्स की मदद से क्या करने लगे, बर्तन बनाने लगे। इसके बाद इन लोगों को ख्याल आया कि भाई बर्तन को खूबसूरत बनाया जाए। तब ये लोग बर्तन में पॉलिश करने लगे, चमकदार बनाने लगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। इसके बाद और खूबसूरत बनाने के लिए ये लोग उसमें डिजाइन करने लगे। ठीक है, तो ये पूछता भी है कि मौर्य काल में जो बर्तन था, अर्देन पॉट जो था, वो कैसा था। क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो जीएस पेपर 1 में एक आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, वहां पे आपको मौर्य काल में किस प्रकार का कलाकृति था, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का कलाकृति था, सब पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे कवर कर देंगे। तो समझ गए पॉट का। अगला है सिक्का, क्वाइंस की बात करें, सिक्का की बात करें तो सिक्का में शुरुआती दौर में किस पदार्थ से बनाता था, मेटेरियल्स की बात करें कि सिक्का को बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया गया। तो शुरुआती दौर में तो लोग तांबा का भी सिक्का बनाए, कॉपर का, तांबा का सिक्का बनाए। ठीक है, लेड का, शीशा का भी सिक्का बना दिए हैं बहुत लोग, शीशा का भी सिक्का बना दिए। बाद में चलकर लोग सोना का भी सिक्का चलाए, स्वर्ण मुद्रा नाम सुनते होंगे। चांदी का भी सिक्का चलाए, सिल्वर का, चांदी का भी सिक्का का या क्या किए, उपयोग किए। तो पूछ देगा कि किन पदार्थों का उपयोग सिक्का के निर्माण में किया जाता था। तो शीशा का किया गया, तांबा का किया गया, सोना का किया गया, चांदी का उपयोग किसके रूप में किया गया, सिक्का के निर्माण में किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन मेंस में पूछता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है अतीत के बारे में जानने का, तो वह सिक्का है। सिक्का से हमको क्या क्या पता चलता है ये जानते हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिक्का से हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, कौन कौन सा सूचना प्राप्त होता है, कौन कौन सा सूचना प्राप्त होता है। तो देखिए सिक्का से बहुत सारा सूचना प्राप्त होता। पहला, हु इशूड इट, किसने इसको जारी किया, ये जानकारी मिलती है। किसने इसको जारी किया, ये सूचना हम लोग को सिक्का से मिल जाता है। दूसरा, शासक के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। कुछ शासक लोग क्या करते थे, अपना नाम जो है वो सिक्का पर खुदवाते थे, अंकित करवाते थे। तो उससे शासक के बारे में जानकारी मिल जाती थी कि किस शासक के दौरान ये सिक्का जारी किया गया। कभी कभी तो सिक्का के, शासक के नाम के नीचे उनका पीरियड भी लिखा रहता था, काल भी लिखा रहता था। जैसे मान लीजिए कि एक शासक का निधन हो गया तो उनका पुत्र क्या किया, अपने पिताजी की याद में सिक्का जारी करवाया। तो पिताजी का नाम लिखा और उसके नीचे उनका कार्यकाल लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक उनका कार्यकाल रहा। तो इससे इतिहासकार को बहुत आसानी हो गई जानने में कि कौन शासक इसको जारी किया, किस युग, कहां से कहां तक यह शासन किए। इसके अलावा कि शासक के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी पता चलता था, आर्थिक जीवन के बारे में भी सिक्का से हम लोगों को जानकारी मिलती थी। अब आर्थिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो मान लीजिए किसी शासक के काल में शीशा का सिक्का जारी किया गया और किसी शासक के काल में स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो स्वर्ण मुद्रा जिनके शासन काल में जारी हुआ उनके समय में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रही होगी। जो शासक शीशा का सिक्का जारी किया उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी। कुछ तो ऐसे भी पगला बादशाह आए इतिहास में जो चमड़ा का सिक्का चला दिए।
है ना। तो वो खैर अलग बात है, लेकिन सिक्का से हमको आर्थिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। जैसे अभी मुकेश अंबानी जी अपने पुत्र की शादी कर रहे हैं, तो देखिए कार्ड जो भेजे हैं तो सोना से बना हुआ कार्ड है। हम लोग जो भेजते हैं तो भाई कागज का बना होता है। तो इससे भी आर्थिक जीवन पकड़ सकते हैं कि भाई जो सोना का कार्ड भेजा वो भाई राजा आदमी है, जो कागज का कार्ड भेजा उससे तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है। तो सिक्का किस पदार्थ का बना होता है, इससे आपको क्या होता है, उसके आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा सिक्का से हम लोगों को धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चलता था, रिलीजियस लाइफ के बारे में भी पता चलता था। अब कहिएगा सर धार्मिक जीवन के बारे में कैसे पता चलता था, तो कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो कुछ संकेत डाल दिए। जैसे गुप्त काल में गरुड़ के चिन्ह वाला सिक्का जारी किया गया, सिक्का पर गरुड़ का चित्र बना हुआ है। गरुड़ किसका वाहन होता है, विष्णु का वाहन होता है। तो इतिहासकार अपना अनुमान लगा लिए कि गुप्त शासक जो भी थे वह विष्णु के उपासक थे, इसलिए बहुत सारे गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण किए थे, है ना। तो इससे गरुड़ से ही हम लोग पकड़ लिए कि भाई वो विष्णु के उपासक होंगे। अगर मान लीजिए किसी सिक्का पर स्वास्तिक का चिन्ह मिल गया तो हम कहते कि भाई सूर्य के उपासक होंगे। तो इससे धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चला। इसके अलावा हम लोग को क्या पता चला, तो शासक के हॉबी के बारे में पता चला, उनके पसंद के बारे में पता चला। जैसे समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए अपना चित्र सिक्का पर डाले हुए हैं, तो इससे पता चला कि समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने के शौकीन थे। तो राजा का हॉबी भी पता चलता कि भाई किस प्रकार का उनका हॉबी था, पसंद क्या था। तो एक सिक्का से हम लोग को इतना जानकारी प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है कि सिक्का जो है वह एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने का एक बेहतरीन स्रोत है। और एक याद रखिएगा, सिक्का के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को यह भी पूछ देता है, सिक्का के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। यह क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए कि वाई सिक्का क्यों जो है इतना महत्वपूर्ण स्रोत है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने। बिल्कुल दिव्या जी, हम लोग वही करते हैं, कभी कभी 1 रुपया नहीं रहता तो बिना रुपया वाला लेके जाना पड़ता। तो ये समझ गए सिक्का का। तो इस प्रकार से तोड़ के पढ़ना कि औजार जो है वह 2 प्रकार का, बड़े पत्थर का औजार और छोटे पत्थर का औजार। हो सकता है बीच में टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो गया हो। तो बड़े पत्थर का जब औजार उपयोग किया तो उसको क्या कहें, मेगालिथ्स कहें। जब छोटे पत्थरों का उपयोग किया तो उसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स के नाम से जाने। तो ये हम लोग का क्या था, आर्टिफैक्ट्स के बारे में हो गया। आर्टिफैक्ट्स में किसके बारे में देख लिए, टूल्स के बारे में देख लिए, बर्तन के बारे में देख लिए, हथियार के बारे में देख लिए और सिक्का के बारे में देख लिए। अब हम आते हैं जो दूसरा हम लोग का वर्ग था, वह दूसरा वर्ग था अभिलेख, जिसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का कैटेगरी है, ये है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस, जिसको कहा जाता है अभिलेख। सब कुछ को हम तोड़ मरोड़ के क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभिलेख जो है इसको 2 शब्दों में तोड़ दीजिए। क्या तोड़ना है, अभि मतलब ऊपर, अभि मतलब ऊपर, लेख मतलब लिखा हुआ, लेख मतलब लिखा हुआ। किसी चीज के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। आज इतना हम लोग विकसित है कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और आप कॉपी पर उसको नोट डाउन कर रही हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग अलग अलग सतहों पर अलग अलग पदार्थों पर कुछ लिख के गए हैं और उन्हीं चीजों को हम डिसाइफर करके अतीत के बारे में जानते हैं। कोई गुफा के दीवार पर कुछ लिख के चले गए, कोई आपको पत्ती पर लिख के चले गए। तो कहां कहां पर हम लोग को अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन कहां कहां पर मिलता है, तो ये देखते हैं।
एकदम बेसिक से तोड़ के पढ़ा देंगे कि आपको जहन में रह जाएगा सारा कुछ। देखिए, शुरुआती दौर में जब मानव उतना ज्यादा विकसित नहीं था, तो वह गुफा के दीवार पर लिखा करता था, वॉल ऑफ केव। गुफा के दीवार पर क्या करता था, वह लिखा करता था, या तो पेंटिंग कर दे। अब पेंटिंग में होता था कि एक मनुष्य जो है भाला लेकर पीछे दौड़ रहा है, जैसे इस प्रकार से दिखा रहा है कि एक आदमी है और हाथ में इस प्रकार से भाला लेके दौड़ रहा है, तो हम लोग अंदाज लगा लेते थे कि भैया मनुष्य जो है वो शिकार करता था। तो गुफा के दीवार पर हम लोग क्या करते थे, चित्र के माध्यम से भी अनुमान लगाए। भीमबेटका की गुफाओं सब में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग पत्ती पर लिखने लगे, लीफ पर लिखने लगे। हालांकि पत्ती तो बहुत सारा नष्ट हो गया, जिससे हम लोग को जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन पत्ती पर भी लिखने लगे। उसके बाद ये लोग ताम्र पर, धातु पत्र पर लिखने लगे, मेटल शीट पर। तांबा का पतला से ये शीट बना लेते थे और उस पर ये लोग क्या करते थे, लिखते थे। जैसे मेटल शीट्स हो गया, धातु पत्र हो गया, मेटल शीट, धातु पत्र पर लिखते थे। धातु पत्र में तांबा का पतला सा पत्र बना लेते थे, तो कॉपर शीट लिख सकते हैं, ताम्र पत्र कह सकते हैं। तो तांबा का पतला सा शीट बना लिए और उस पर क्या करते थे, लिखने का काम करते थे। इसके अलावा जब आगे विकसित हुए तो अशोक को देख लीजिए, बड़ा बड़ा पिलर्स गाड़ दिए, स्तंभ गाड़ दिए और स्तंभ पर लिखना शुरू कर दिए, है ना। तो बाद में चलकर लोग पिलर्स पे लिखना शुरू कर दिए, स्तंभ पर लिखना शुरू कर दिए। इसके अलावा देखिएगा, स्तूप पर भी ऊपर में कुछ लिख दिया करते थे, तो स्तूप के दीवारों पर भी लिखना शुरू कर दिए। तो यहाँ सब अभिलेख मिला। तो इस प्रकार से उन लोग का जो इंस्क्रिप्शन है पाया गया शुरुआती दौर में। हाँ, अब मिथिला पेंटिंग आजकल देखिएगा, आजकल हम लोग एक टारगेट लेके चले हैं कि जो भी सार्वजनिक स्थल है उसको खूबसूरत बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग का उपयोग किया जा रहा है। या जो मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, उस पर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ लिख रहे हैं उनके अतीत के बारे में, उनके इवेंट्स के बारे में। तो ये इंस्क्रिप्शंस हो गया। अब है स्मारक, जिसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्या होता है, स्मारक। अब जहां स्मारक वर्ड आता है तो लोग समझ जाता है कि भाई डेड बॉडी के ऊपर, जहां क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर जो हम लोग बनाते हैं कुछ, उसको स्मारक कहते हैं। स्मारक कहने का मतलब स्मरण रहने वाला। कोई एक ऐसा संरचना बना दीजिए जिससे कुछ विशेष जो हमारे जीवन में घटना हुई है वो याद रह सके, उसी को स्मारक कहते हैं। आजकल आप किसी पार्टी में जाइएगा या कोई इवेंट्स में जाइएगा तो आपको मेमेंटो दे दिया जाता है, ताकि उस मेमेंटो से आपको याद रहेगा कि अच्छा उस इवेंट्स में हम क्या किए थे, गए थे, एनुअल फंक्शन में गए थे, या चिल्ड्रंस डे में गए थे, या टीचर्स डे में गए थे। तो मेमेंटो का कंसेप्ट है। या कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, कुछ जीतते हैं, उस खुशी में प्राइज आपको मिलता है तो वो याद रह जाता है। कहीं घूमने जाते हैं, अब बौद्ध गया गए तो वहां से गौतम बुद्ध का प्रतिमा ले आते हैं, या कुछ ऐसा वहां से याद निशानी ले आते हैं, ताकि आप अपने रैक पर सजा के रखते हैं कि याद रहे, है ना। या सिक्किम जाते हैं तो वहां से कुछ हैंडमेड वस्तु ले आते हैं ताकि याद रहे कि हम कभी सिक्किम गए थे। तो हम लोग तो बड़े छोटे गरीब उरीब व्यक्ति हैं, तो कहीं से छोटा छोटा सामान खरीद के ले आते हैं। राजा महाराजा क्या करते थे, बड़ा बड़ा संरचना बना देते थे। जैसे देखिएगा कि अब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, पूरा फतेहपुर सीकरी का विकास किया गया था, याद के बुलंद दरवाजा का विकास किया गया था। उसी प्रकार से राजा महाराजा किसी जीत की खुशी में किला का निर्माण करवा देते थे, बगीचा का निर्माण करवा देते थे, महल का निर्माण करवा देते थे, ताकि याद रहे। बेस्ट एग्जाम्पल आपका ताजमहल है। ठीक है कि भाई आज तक ताजमहल अगर नहीं बना के शाहजहां जाते तो मुमताज को हम लोग कितना याद रखते, लेकिन आज जो भी ताजमहल को देखने जाता है एक बार मुमताज को याद जरूर करता है। तो वो स्मरण रह गया, मुमताज के याद वो रह गया कि जो भी ताजमहल विजिट करेगा, आज नहीं आज से 100 साल बाद भी कोई विजिट करेगा तो वह मुमताज और शाहजहां को याद करते जाएंगे, है ना। तो वो स्मरण के लिए कोई जो संरचना बनाते हैं उसको स्मारक कहते हैं। तो स्मारक के रूप में लोग किस चीज का निर्माण करवाते थे, फोर्ट का निर्माण करते थे, किला का निर्माण करवाते थे, पैलेस का निर्माण करवाते थे, महल का निर्माण करवाते थे। जिसकी जैसी स्थिति होती थी, कोई गार्डन का निर्माण करते थे,
बाग का निर्माण करवा देते थे। कोई टेम्पल्स, कुछ लोग अपने देखिएगा दक्षिण भारत के बहुत सारे शासक हैं जो मंदिर का निर्माण करवाएं। अब जैसे गौतम बुद्ध के याद में देखिएगा लोग स्तूप का निर्माण करवाएं ताकि गौतम बुद्ध का जो शिक्षा दीक्षा है वह फैल सके। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? टॉम्ब सब जो हो गया, मकबरा सब जो हो गया, ये सब भी आप जैसे देखिए हुमायूं का मकबरा जो है ना, अब क्या है? ये सब याद के लिए ही बनाया गया, तो ये सब किसमें आ जाएगा? मॉन्यूमेंट्स में। तो कोई भी संरचना जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया उसको क्या कहा गया? स्मारक कहा गया। तो हम लोग का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो था वो समाप्त हो गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को हम 3 पार्ट में बांटे, कलाकृति, अभिलेख और स्मारक। इन सब को हम एक एक करके बारीकी से क्या किए? बतला दिए। अगले क्लास में हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे, लिटरेरी सोर्स के बारे में देखेंगे। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त मित्र परिचित जो भी पढ़ने वाले आपके बच्चे हो, दोस्त हो, उन सबको जानकारी आप अरोमा क्लासेस के बारे में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।